और मैं तुमसे कहना चाहूंगा गांधारी, अपने इन पुत्रों को समझाओ। नहीं शादी कर लीजिए। नहीं शादी तो नहीं करनी है, नहीं अभी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार वीडियो बनाए तो कैसे बनाए और कहाँ बनाए और क्या बनाए, तो कंटेंट क्या रहेगा। मतलब मैं समझ भी नहीं था कि कैसे मोबाइल पकड़ना है, सीधे रखना है, तिरछा रखना है, और फिर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, और पता नहीं था कि कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे उसे बनाना है। तो मैंने एक लकड़ी का बनाया हुआ था ट्राइपॉड, उसमें ऐसे करके अटकाता था उसमें, फिर कभी पेड़ में अटका देता था, कभी दीवार में। लेकिन बहुत से किस्से हैं गाँव के आमा लोगों के साथ, बूबू लोगों के साथ, जैसे कि मतलब नींबू चोरना, ककड़िया चोरना। तो ककड़िया नींबू बहुत चोरे हैं हमने, मतलब फिर भी बोलते हैं कहीं ना कहीं कि यार ये क्षेत्र अच्छा नहीं है, क्यों करता है कॉमेडी, क्या हंसाना कोई काम है, मंच में जाके चिल्लाना, ऐसे एक वीडियो में चिल्लाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कभी मतलब सपोर्ट नहीं किया। आपको टन पर वो मर जाए, तुम जन खजाया नहीं खजाया करके, आपको लगता था कि यार इसको कुछ ऐसी शरारत की जाए तो मतलब पता भी ना चले और चोरी भी हो जाए। धन को तो गंगा मिल गई। क्या रियल लाइफ में गणेश भट्ट की भी कोई गंगा है? नहीं, रियल लाइफ में तो कोई गंगा नहीं है। वहाँ पे मुझे प्रतिभा करने का मौका मिला था, तो उसमें मैंने एक नाटक किया था माधो सिंह भंडारी। तो वहीं से मुझे हौसला मिला, मेरे अंदर की हिम्मत बढ़ी। डांट आते थे, बहुत मार भी पड़ती थी, बहुत शिशुंग भी खाए हैं, डंडे भी खाए हैं, मुर्गा भी बने हैं। लेकिन उसके बाद जितना मुर्गा बनाते थे, जितना मारते थे, उतनी ज़्यादा शरारत और बढ़ती रहनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके ब्लॉग्स। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं गणेश भट्ट जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो उत्तराखंड के हास्य कलाकार हैं। इनके यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर और फेसबुक पे भी लगभग 1 लाख फॉलोअर्स हैं। तो आज जानते हैं गणेश भट्ट जी कौन है, उनका बचपन कैसे बीता, कैसे उनको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिली। चलिए हम सीधी बात करते हैं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम जानना चाहेंगे गणेश भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे ये सारी चीज़ें कॉमेडी के लिए आपको प्रोत्साहन मिला? मेरा जन्म हुआ अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक हवालबाग नाम की जगह पड़ती है, पोस्ट ऑफिस हवालबाग। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मैंने वहीं से स्टार्ट की। मतलब इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने वहीं की और उसके बाद फिर वहाँ से इधर की ओर आना हो गया स्टार्ट। तो अभी वर्तमान में पंतनगर रहते हैं, पंतनगर शांतिपुरी। और उसके बाद स्कूल टाइम से ही, बचपन से ही मतलब कॉमेडी की शुरुआत हो चुकी थी। तो लेकिन मंच मिलते मिलते आप पहुँचे हैं यहाँ पर। क्या बचपन में जब आप पढ़ते थे उस टाइम पे भी स्कूल में अपने साथ वालों को इसी तरह के साथ हंसाते रहते थे? हाँ, वो बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही ऐसा था कि कॉमेडी करते रहते थे। बच्चों को हंसाना, टीचरों को हंसाना, सभी लोगों को हंसाना, घर में, गांव में, शादी में, बारात में, होलियों में। तो वो जर्नी बचपन से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो टीचर्स कभी ये नहीं बोलते थे कि पढ़ाई करो, ये सब क्यों कर रहे हो, या कभी इसके रिगार्डिंग आपके घर वाले उन्होंने कंप्लेन किया हो? हाँ, डांटते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे, बहुत मार भी पड़ती थी, बहुत शिशुंड भी खाए हैं, डंडे भी खाए हैं, मुर्गा भी बने हैं। लेकिन उसके बाद जितना मुर्गा बनाते थे, जितना मारते थे, उतनी ज़्यादा शरारत और बढ़ती रहती थी। तो मतलब वो शरारत जो कहीं ना कहीं ब्लड में थी आपको? हाँ, वो पहले से ही बचपन से। नहीं, कोई मतलब नहीं। जितना मारते थे, जितना मुर्गा बनाते थे, वो मुर्गा में भी ज़्यादा शरारत होती थी। जैसा मुर्गा बनाते थे तो करके, तो ऐसा होता था। तो शरारत मुर्गा बनने के साथ साथ वो आवाज से भी मतलब कोई भी कैरेक्टर हो आप उसमें कॉमेडी, हाँ बस उसमें कॉमेडी करने की कोशिश करता, ढूंढ लेता था, मतलब मिल जाती थी कॉमेडी उसमें। अच्छा। तो उसके बाद और मार पड़ती थी पीछे से। फिर अच्छा। सबको अगर चलाते थे 1 राउंड 2 राउंड मुर्गा बन के, मुझे 10 राउंड चलना पड़ता था। अच्छा। तो उसमें बड़ा मजा आता था। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वो कॉमेडी वहीं से स्टार्ट हुई जर्नी। अच्छा, स्कूल के दिनों में गणेश भट्ट कैसे छात्र थे? स्कूल के दिनों में गणेश भट्ट अच्छा था, पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड था, हर क्लास में फर्स्ट आता था। कभी फर्स्ट और सेकंड आता था हमेशा के लिए। तो मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छी स्थिति थी, लेकिन किसी को लगता नहीं था कि ये मतलब पढ़ाई में पास हो सकता है, क्योंकि साल भर शरारतें रहती थी। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो पता चला कि ये तो फर्स्ट आया है। सारे बच्चे बोलते थे कि यार तू तो पढ़ता भी नहीं है और फर्स्ट आ जाता है। तो टीचर ही बोलते थे तेरा पता नहीं चलता है साल भर में, और अभी तो फर्स्ट आ जाता है। तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। तो ये आपकी बात सुन के मुझे कहीं ना कहीं वो 3 इडियट का जो रणछोड़ दास छांछड़ था, वो मुझे याद आ रहा है कि उसका भी सेम ऐसे ही था कुछ। वो अपने साथ वालों के साथ मौज मस्ती करता था, लेकिन एग्जाम्स में वो हमेशा फर्स्ट आता था। वैसे ही आपका बस सेम वही कैरेक्टर लगाओ। लेकिन उसमें रणछोड़ दास छांछड़ जो थे बहुत आगे पहुंच चुके थे। मतलब मैं अभी उतना आगे नहीं पहुंचा हूँ। नहीं, ऊपर वाले नहीं चाहा तो पहुंचेंगे जरूर पहुंचेंगे। गांव का ऐसा कौन सा किस्सा है जो आपको अभी भी याद आता है और आपको अंदर ही अंदर मतलब आपको हंसी आ जाती है? गांव के तो बहुत से किस्से हैं बचपन के जो सभी याद आते हैं। उसमें एक जो मेन किस्सा है, शरारत बहुत ज़्यादा करते थे शरारतें। हमारे जो दोस्त लोग होते थे उन्हें मतलब जैसे कि गांव में होता है कि कहीं पर रास्ते में गोबर पड़ा है या मतलब कुत्ते की पोटी पड़ी है कुछ भी,
तो उसमें दोस्त लोगों को लेके आता था मैं कि आओ आओ आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। तो उनकी आंखें बंद करके ऐसे उन्हें ले जाता था, चलो 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 चलो, और धप से गोबर के ऊपर उनका पैर रख देता था। तो वो शरारतें हैं वो आज ही बहुत याद आती हैं। तो उसके बाद डांट नहीं पड़ती थी? डांट पड़ती थी, लड़ते रहते थे आपस में। फिर कभी आज उसको मैंने शरारत की, कल वो करता था मेरे साथ। वो आपके साथ भी वो भी करता था? ऐसे ही करता था। कभी तो ऐसा भी होता था कि वही गोबर उठा के उसने सीधे मेरे मुंह पर मार दिया। तो मतलब शरारतें बचपन तो ऐसे ही होता है सही बच्चों का। तो आज उन लोगों से आपकी मुलाकात होती है तो ये सारे किस्से याद? हाँ ये सारे किस्से, हाँ ये सारी चीज़ें होता है। ये होता है। आप उनसे जब मिलते हैं बचपन के दोस्तों से, आज भी घर जाते हैं। पहले तो मिलना बहुत कम हो पाता है, आज कोई कहीं है कोई कहीं है। हाँ। लेकिन कभी साल में 2 साल में 5 साल में मिलना होता है तो वो किस्से बहुत याद आते हैं। अच्छा, और कोई इसके अलावा जो आपने किसी अड़ोसी के साथ किया हो? ये तो चलो आपने अपने ग्रुप वालों के साथ किया, किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ इस तरह हाँ गांव के बहुत से किस्से हैं, गांव के आमा लोगों के साथ, बूबू लोगों के साथ। जैसे कि मतलब नींबू चोरना, ककड़ियाँ चोरना। तो ककड़िया और नींबू बहुत चोरे हैं हमने। और चोरने के बाद फिर आमा लोग गाली देती थी कि किसने खाया है, रन करो वो मर जाए, तुम जन खजाया नहीं खजाया करके। तो लगता था कि यार इसमें कुछ ऐसी शरारत की जाए तो मतलब पता भी ना चले और चोरी भी हो जाए। तो हम क्या करते थे, वो जो ककड़ियाँ लगी होती थी आमा के पेड़ों में, तो उसको मतलब आधा आधा खा देते थे कपूर के। तो आधा वहाँ खा दी और आधा आधा ककड़ी खा के आ गए घर को। और फिर वहाँ आमा देखती थी, अरे यार किसने खाया, क्या खाया। तो हम बोलते थे आमा आजकल ऐसे ही हो रहा, क्या था बंदर आ रहे हैं, बंदरों ने खाई होगी, या फिर चूहे आए होंगे उन्होंने कपूरे होंगे। तो हमारे भी ऐसे ही कर दिया, अम्मा ये क्या करें, ऐसी है बंदरों का आजकल, तो निकल लो। फिर अम्मा लोग भी सोते थे यार हाँ बंदरों ने खाया। मतलब शरारत भी करी? हाँ, तो शरारत, दिमाग का इस्तेमाल किया? दिमाग का इस्तेमाल करना तो है बट पकड़ में नहीं आना है। पकड़ में भी ना आए, और जो अगर वो हमें गाली दे तो हमें गाली भी ना लगे। गाली भी ना लगे। एक डर लगता था कि मतलब अगर कोई गाली देगा तो हमें गाली लग जाएगी। हाँ। वो बोलेंगे तुम मर जाला, तो हम मतलब मर जाएंगे। तो ऐसा सोते थे तो ऐसा लगता था कि खुद इसको ऐसे करिए, मतलब ऐसा किया जाए कि पता भी ना चले और चोरी भी हो जाए। तो उसमें भी कॉमेडी यहाँ पे झलक जाती थी कि हाँ आधा आधा ककड़ी खाए। कभी पकड़े गए ऐसे में? हाँ बहुत बार पकड़े गए, बहुत बार डांट ही पड़ी। मम्मी लोगों से, आमा लोगों को बता देते थे कि इन्होंने ककड़ी खाए हैं, नींबू खाए हैं। तो फिर घर में वहाँ तो नींबू खाए, घर में फिर डंडे खाते थे, सिसुण खाते थे। तो बहुत बार हुआ है ऐसा। तो आपके मन में ये विचार कब आया कि आप हास्य कलाकार बने, आप लोगों को हंसाएं? ये तो जर्नी बचपन से ही स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब स्कूल टाइम से ही कॉमेडी करने का बहुत ज़्यादा कीड़ा जैसा होता था। स्कूल में भी जो प्रोग्राम्स, एनुअल फंक्शंस होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते थे, इस टाइप की मतलब एक्ट वगैरह करते थे? वहाँ पे तो मतलब ये था कि स्कूल में शर्म बहुत लगती थी। जब मतलब क्लास में बहुत ज़्यादा करते थे हम, लेकिन जब मंच के सामने आते थे, सबके सामने, जब पूरा स्कूल होता था, मतलब अपनी क्लास के सामने तो हम कर लेते थे शरारत, लेकिन पूरे स्कूल के सामने अगर करना पड़ा आगे से तो वहाँ पे फिर कभी नहीं किया परफॉर्म। ऐसा कभी मौका भी नहीं मिला और इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन वैसे क्लास में अकेले में रह के और अपनी क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा शरारतें की हैं। वहीं से तो ये सबसे पहला जो मंच आपको मिला वो कब मिला और कहाँ मिला, जहाँ पे आप अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें? सबसे पहला मौका मैं 2017 में पिथौरागढ़ गया हुआ था। तो मतलब बचपन से ही मुझे अभिनय का बहुत शौक था। उससे पहले मैंने बहुत से ऑडिशन दिए दिल्ली वगैरह में और लखनऊ वगैरह में, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैं जब मैं पिथौरागढ़ गया तो वहाँ एक रंगमंच ग्रुप है, भाव राग ताल नाट्य अकेडमी। तो वहाँ पे मुझे प्रतिभा करने का मौका मिला था। तो उसमें मैंने एक नाटक किया था माधो सिंह भंडारी। तो वहीं से मुझे हौसला मिला, मेरे अंदर की हिम्मत बढ़ी। तो वहाँ से फिर ये यात्रा स्टार्ट हुई। तो आज भी कर रहे हैं कोशिश। अच्छा, शुरू में लोगों की, जब आपने ये स्टार्ट किया था, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? उसमें अच्छा लगा, काफ़ी लोगों का अच्छा कमेंट आता था, अच्छी प्रतिक्रिया देते थे लोग कि हाँ अच्छा कर रहा है भाई, पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ी बोली भाषा में आपकी वीडियो अच्छी लग रही है। तो मेरा भी हौसला बढ़ता गया। कभी ऐसा भी हुआ कि नेगेटिव कमेंट्स भी आए? हाँ नेगेटिव कमेंट बहुत आते थे, बस आते उन कमेंट्स को आप कैसे लेते थे? उन कमेंट्स में आपकी प्रतिक्रिया रहती है, आपकी क्या रिएक्शन? कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मतलब ये है कि सोशल मीडिया में अगर कोई आपको अच्छे कमेंट करता है तो उससे खुश भी नहीं होना है, और बुरे कमेंट करता है तो उससे दुखी भी नहीं होना है। तो बस एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। हाँ अच्छे कमेंट करते हैं तो एक थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हाँ लोगों को अच्छी चीज़ें अगर ये लग रही हैं तो हम इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए, मोटिवेशन मिलती है। हाँ मोटिवेशन उसमें अच्छा मिलता है। और बुरे कमेंट आते हैं तो बस उसे अगर उन्हें कुछ बताना है भैया को तो उन्हें बता दिया, वरना फिर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। आपका जो अभी तक जर्नी रही है उसमें आपके परिवार ने आपका कितना साथ दिया है? परिवार ने साथ तो मतलब परिवार वाले तो मना ही करते हैं, उन्हें तो अच्छा भी नहीं लगता है वीडियोज़ बनाना, कॉमेडी करना। बोलते हैं कि कहाँ वीडियो बना रहा है, इससे बढ़िया कुछ काम कर ले, जॉब कर ले। तो मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, देखते हैं, अभी मम्मी भी देखती है, पापा भी देखते हैं, भाई बहन लोग
देखते हैं बट अच्छा नहीं लगता किसी को। किसी को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो उनको बोलिए, उनको बोला करिए कि ये देखो मेरे को इतने व्यूज आ रहे हाँ हैं। देखते तो हैं, आप तो देखते हैं, मम्मी भी देखती है, पापा भी देखते हैं, भाई बहन वगैरह सब देखते हैं, पूरी फैमिली वाले। पेरेंट्स की जो भी स्टेटमेंट रहती है कि ये नहीं करना है, तो उससे कभी आप डिमोटिवेट नहीं होते हैं? नहीं डिमोटिवेट तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो अपना रास्ता है, मुझे चलना है, क्योंकि बचपन से जो मेरा शौक है। हाँ मुझे करना है। क्योंकि मम्मी पापा लोग उन्होंने जो करना था उन्होंने अपने अपने समय में किया। अब हमारा वक्त है, तो अब हमारी जो सोच है, जो हमारे विचार हैं, उसमें तो हमें चलना ही है आगे। गणेश भट्ट कैमरे के सामने कैसा इंसान है और ऑफ द कैमरा कैसा इंसान है? कैमरे के सामने तो जो करेक्टर निभाना होता है उस करेक्टर को निभाना पड़ता है, चाहे वो सीरियस करेक्टर हो या कॉमेडी करेक्टर हो। और ऑफ कैमरा के सामने फिर वो एक शांत इंसान है जो अपनी दुनिया में खोया रहता है, अपनी भावनाओं में, अपनी कल्पनाओं में। क्या आपको कभी गुस्सा आता है? गुस्सा तो नेचुरली है, वो तो आता ही आता है, बट ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कम आए, लेकिन जब आता है तो फिर बड़ा खतरनाक वाला ही आता है। जब आता है तो बस, हाँ भयंकर वाला जब आता है तो, मतलब वैसे मेरे को आता नहीं है गुस्सा। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से बहुत आता था, मतलब स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे थे तो पहले से होता है कि शरारतपना भी होता है और लड़ाई झगड़ा वाला भी माहौल होता था। तो लेकिन अब मतलब बहुत हद तक ना के बराबर आता है, लेकिन जब आता है तो फिर खतरनाक वाला ही होता है, फिर उसे कोई नहीं रोक पाता है। क्या आपकी कभी लड़ाई भी किसी से कॉलेज टाइम पे? हाँ बहुत टाइम लड़ाई, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हमारी। फतोड़ा फतोड़ मारा मारा, उसमें दांत तोड़ना, सर फाड़ना, कान फोड़ना, मतलब ना ही मत ही पूछो। तो ऐसा नहीं है कि हम जिस हंसते हुए चेहरे को जो लोगों को हंसाता है उसको देख रहे हैं कि उसका बचपन भी एक नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल बच्चे की तरह ही बीता हुआ है। वो नहीं मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट वो नॉर्मल चीजें, मतलब मुझे तो खुद नहीं पता चलता कि मैं हास्य कलाकार हूँ, शायद मैं ऐसा हो सकता था। लेकिन मतलब था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला था, पर होता है स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे कि लड़ाई झगड़ा मार फतोड़ वगैरह होते हैं, सबके अपने अपने गैंग होते हैं कि 4-5 लड़के आप दोस्त हो तो अपना ग्रुप। तो मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी बहुत हुई है स्कूल में, पहले से तो ज़्यादा होता था। आपकी बातें सुन के मुझे अपने स्कूल के हाँ बस सेम, वो सभी का होता है, कोई भी हो तो होता ही होता है। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में तो फिल्में देखता हूँ, चाहे हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, ज़्यादातर ओल्ड इज गोल्ड। हमारे राजकुमार साहब हो गए, अमिताभ बच्चन साहब, और जो सबसे बेस्ट हैं वो है हमारे राज कपूर साहब, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। राजकुमार की थोड़ी सी मिमिक्री करके बताएंगे आप? राजकुमार साहब की यानी विसिंग, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन बंदूक भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा और इलाका भी हमारा होगा यानी। तो आपने मुझे 90s की याद दिला दी। जब भी वो दिन याद आते हैं जब 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या 2 अक्टूबर हो, संडे के दिन सिर्फ एक ही मूवी आया करती थी। हाँ संडे के दिन आती है, संडे होता था तो उस वक्त में फिल्में देखने का बड़ा क्रेज होता था, तो बहुत ही एक्साइटेड रहते थे हम फिल्में देखने के लिए। तो वहीं से जर्नी भी स्टार्ट हुई। नाना पाटेकर हो गए, राजकुमार साहब हो गए, राज कपूर साहब हो गए। जो आपको मतलब प्रेरणा मिली वो इन्हीं को? हाँ प्रेरणा यहीं से स्टार्ट की। और बाकी उसके अलावा खाली समय पे फिर म्यूजिक के समय पे म्यूजिक करते हैं, बाकी वक्त पे किताबें पढ़ना, और खाली वक्त होता है तो फिर मेडिटेशन कर लो। तो मतलब अच्छा बिकता है। एक होता है ना कि एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत। तो मैं मानता हूँ कि अकेलापन और एकांत मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक में तो अकेलापन आपको खा देता है, लेकिन एकांत में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। आप उसमें संगीत की, मैं आपको सजेशन देता हूँ, शादी कर लीजिए। नहीं शादी तो नहीं करनी है, नहीं अभी नहीं। आपने कभी सोचा था कि आप इतने लोगों तक पहुँच पाएंगे? हाँ सोचा तो था, सोचा तो इससे भी बड़ा था कि बहुत बड़ा सोचा था, पर जो भी है अभी लोगों का प्यार मिलता है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, और आगे भी जर्नी स्टार्ट है, कर रहे हैं आगे की कोशिश भी। शुरुआत में जब आपने शुरू किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आई थी आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार वीडियो बनाए तो कैसे बनाए और कहाँ बनाए और क्या बनाए, उसमें कंटेंट क्या रहेगा। मतलब मैं सोचा था 3-4 साल पहले से, और 3-4 साल की जर्नी लगी सोचते सोचते कि बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। मतलब उसमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था कि कैसे मोबाइल पकड़ना है, सीधे रखना है, तिरछा रखना है, और फिर बनाऊँगा तो क्या बनाऊँगा, और पता भी नहीं था कि कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे उसे बनाना है। तो मैंने एक लकड़ी का बनाया हुआ था ट्राइपॉड, उसमें मैं ऐसे करके अटकाता था उसमें, फिर कभी पेड़ में अटका देता था, कभी दीवार में। लेकिन मतलब उसका वीडियो मैंने बहुत पहले बना दी थी, लेकिन यूट्यूब पे डाली नहीं थी कभी, क्योंकि उतना आइडिया था नहीं। फिर धीरे धीरे सीखा, तो फिर बहुत सी मुश्किलें आई, पर बड़ा आनंद भी आया, बड़ा मज़ा आया जर्नी में। अब आप आज उस
टाइम को याद करते होंगे तो आपको लगता होगा कि कैसे कैसे मतलब समय मैंने बिताया था कि नकली का ट्राइपॉड, फिर हाँ। में अटका के वीडियो बनाना। अगर आप किसी को करते हुए देखोगे आपको लगेगा कि यार ये मतलब बड़ा एबनॉर्मल सा लगेगा। हाँ मतलब लगता है क्योंकि हम उस वक्त को जिए हुए हैं, तो एक याद आता है कि हाँ उस वक्त ऐसा किया करते थे हम, ऐसा। तो अच्छा लगा, ठीक है, सफ़र बढ़िया लगा। आनंद के साथ हर सफ़र को एंजॉय के साथ जीते रहे। शूटिंग के दौरान आपका कोई ऐसा मजेदार पल है रहा हो जो आपको याद आता हो? हाँ। कोई ऐसा वाकया? बहुत से वाक़या हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम शूट मतलब होता रहता है, आगे से बहुत पूरा शूट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि कैमरा ही ऑन नहीं था। अच्छा। ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है ऐसा। कभी तो मतलब ऐसा होता है कि नेचुरल शॉट हमें चाहिए होते हैं, तो वो एकदम मिल जाते हैं, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। हाँ। लेकिन वहाँ देखा तो वो शॉट आया ही नहीं होता, कभी कैमरा बंद होता है और फिर फिर से रिटेक करो, फिर वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि माइक बंद है। तो बहुत से किस्से हुए हैं ऐसे, बहुत से किस्से हुए हैं। तो उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत आता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी तो बहुत चिड़चिड़ापन, बड़ा हालत खराब हो अच्छा जाती एक्ट हुआ था बट है। हाँ, बॉडी नहीं हो पाया। कभी गुस्सा भी आता है, कभी हंसी भी बहुत आती है। अच्छा, आपने अभी तक कितनी लघु फिल्में बनाई हैं? लघु फिल्में अभी मैंने कम से कम 8-10 लघु फिल्में बना दी हैं। अच्छा। 8-10 लघु फिल्में अभी तो स्टार्ट किया लघु फिल्म। पहले कॉमेडी का ही कॉन्सेप्ट था, अभी कुछ वक्त से कॉमेडी से हट के मतलब लघु फिल्में बनाने का प्रयास है। जो मेरे चैनल पे है कम से कम 8-10 फिल्में बना दी हैं, और बाकी अदर चैनलों के औरों के लिए भी, जो उनके लिए भी बना दी है, 5-6 मूवी औरों के चैनल पे की है। तो जो आपने बनाई है अपने चैनल पे, उनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगती है, जिसमें आपका कैरेक्टर जो है आपने जो प्ले किया हो सबसे बेस्ट लगा हो? बेस्ट तो मेरी लघु फिल्में हैं तो मुझे तो सभी अच्छी लगती हैं। कोई एक बेस्ट होता है? बेस्ट जो है उसमें एक बनाई थी मैंने, मायादार प्राणी। तो काफ़ी लोगों का अच्छा प्यार मिला उसमें। उसमें एक कैरेक्टर है संजू और संगीता की प्रेम कहानी है। तो उसमें वो संजू होता है, संगीतकार होता है, बहुत बड़ा बनना चाहता है, लेकिन प्यार में धोखा मिलने के कारण वो पागल हो जाता है। तो पागल का मैंने कैरेक्टर निभाया था, तो बहुत ही जानदार कैरेक्टर था। तो आप लोग भी जरूर देखिएगा उसको, मायादार प्राणी। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लिंक जो है वीडियो का नीचे डाल दूंगा, आप लोग जाके देखिए उस मूवी। किस कलाकार से आप सबसे ज्यादा अभी तक प्रभावित हुए? प्रभावित अगर हमारे पहाड़ में कहें तो हमारे मंगलदा जीवनदा। अच्छा। और दीवान कनवाल जी जो बहुत अच्छे सिंगर हैं। और बाकी उसके अलावा अगर बॉलीवुड से कहें तो फिर राजकुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब और राज कपूर साहब। और कॉमेडी के क्षेत्र में परेश रावल जी, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जी। अच्छा, क्या आपने कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश की है? कॉपी करने की कोशिश तो नहीं की है, हाँ बस मिमिक्री करने की कोशिश की है। मिमिक्री तो ठीक है, वो कॉपी नहीं होती है। जो आपका मेन एक्ट रहता है, हाँ एक्ट जो रहते हैं वो तो कॉपी करने की कोशिश नहीं, मेरे अपने ही रहते हैं सब। जो अपने आसपास हम कैरेक्टर देखते हैं उनको निभाने की कोशिश की है। मतलब ये नहीं कि किसी और की तरह करूँ, कुछ अपना ही करने की कोशिश की है। और बाकी उसके अलावा अमिताभ बच्चन बनना है या किसी की मिमिक्री करनी है, वो चीज़ उसे करते हैं कॉपी। एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे हर आम आदमी की, हर इंसान की जिम्मेदारियाँ समाज के प्रति है, वैसे कलाकार की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं कि समाज के मुद्दों को उठाए, समाज में जहाँ पे गलत हो रहा है उन चीज़ों पे आवाज़ उठाए, और समाज में किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे रोके। तो वही जिम्मेदारियाँ जो एक इंसान की जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो कलाकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं। आने वाले समय में आप किस तरह से काम करना चाहते हैं? आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा एक्टर और बहुत बड़ा डायरेक्टर बन के अपने कुमाऊं फिल्म जगत को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास रहेगा। और जो नए कलाकार आ रहे हैं उन्हें भी काम देने का मौका मिलेगा, तो ऐसा मैं सोचता हूँ। कभी आपने ऐसा सोचा कि मुझे और बड़े कलाकारों जैसे श्वेता मेहरा जी हैं, अंकित कुमार जी हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम करने का आपको कभी ख्याल आया? हाँ बिल्कुल, साथ में करते भी रहते हैं कार्य, और कभी मौका मिलेगा तो और बड़े कलाकारों के साथ उनके साथ भी करेंगे। और जर्नी तो स्टार्ट है, सभी कलाकारों के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं आज हम, और बहुत से कलाकारों को काम भी देते हैं। और बहुत से कलाकार लोगों के साथ काम करते भी हैं। तो यात्रा प्रारंभ है। अपने इस सफ़र को कम शब्दों में कैसे बताएंगे? कम शब्दों में बताएंगे तो बस वही समझो कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाकी ज़िंदगी सफ़र है, नानक दुखिया सब संसार कहा गया है। तो बाकी कितना भी टेंशन हो, कितना भी दुख हो, मतलब ये है कि कम शब्दों में कहूँ तो ये है कि लाइफ जो है, जीवन में संघर्षों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है।
और हंसते हुए उन संघर्षों से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपनी ज़िंदगी में जो है मुश्किलें भी आएंगी, संघर्ष भी आएंगे, बस उसे हंसते हुए निकल जाओ तो वो ज़िंदगी जीने की जो कला है, ये जीवन भी एक कला है, इसको भी हम कैसे जी सकते हैं, तो यही कहना चाहूँगा। अभी आपकी कल ही एक मूवी आई है सरकारी जो है, उसमें काफ़ी अच्छा आपने अभिनय किया है। सबसे पहले तो आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी लगी, हमने पूरे परिवार के साथ पूरी आपकी फिल्म देखी। धन्यवाद। तो मेरा सवाल ये है कि कुंदन को तो गंगा मिल गई, क्या रियल लाइफ में गणेश भट्ट की भी कोई गंगा है? नहीं, रियल लाइफ में तो कोई गंगा नहीं है अभी तक। अच्छा, तो तलाश जारी है? तलाश जारी है, तलाश जारी है। अच्छा, तो किस फील्ड से आप चाहते हैं कि इस फील्ड से हो या कोई गृहिणी हो या जॉब वाली हो, किस फील्ड से आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे इसी फील्ड से हो जो मेरे साथ अभिनय के साथ अच्छा, जो मतलब अभिनय निभा सके, क्योंकि मेरा तो बचपन से यही शौक है कि मैं पूरे लाइफ टाइम जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो मैं अभिनय के साथ ही जिंदा रहूं और अभिनय निभाता रहूं, चाहे कॉमेडी हो, चाहे हास्य कला हो, या फिर और भी संगीत जगत हो, कुछ भी हो। तो मतलब चाहता हूं कि मेरे जैसी ही मुझे मिले। तो बात करते हैं मिमिक्री की। मिमिक्री आप काफ़ी सारे आर्टिस्ट की कर देते हैं, आप जो सबसे बेस्ट आप करते हैं कोई 3 आप वो करके दिखाइए। एक तो जो है आमा है हमारी, आमा जब बोलती हैं आवाज भेटणार शावाचा बुद्धी हजो शिवाचा तराण हजो बज रे। ये आमा बोलती है हमारी। ये आपकी आमा खुद की आमा है? नहीं, मेरी आमा नहीं है, जो कैरेक्टर की आमा है, जो कैरेक्टर जो आमा निभाते, जो कैरेक्टर निभाते हैं वो वाली आमा है। और कोई बेस्ट उसके अलावा? उसके अलावा आप डिमांडें कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। चलिए, आप मुझे मुकेश खन्ना जी की। मुकेश खन्ना जी का एक सीरियल आता था जो पहले महाभारत जो देखते थे, उसमें भीष्म पितामह का जो उन्होंने किरदार निभाया था, तो वो मतलब वो ऐसे बोलते थे, कैसी बातें करते हो वत्स, कैसी बातें करते हो, अरे अर्जुन तो मेरे दिल के करीब है वत्स, मेरे दिल के करीब है, अरे बाणों की सैया पर लेटे लेटे मेरे दिल में छाले पड़ गए वत्स, मेरे दिल में छाले पड़ गए। और मैं तुमसे कहना चाहूंगा गांधारी, अपने इन पुत्रों को समझाओ, नहीं तो एक दिन ये महाभारत करवाएंगे गांधारी, महाभारत करवाएंगे। मतलब इस तरीके से बोलते थे वो। और अमिताभ बच्चन जी? देवियों सजो नमस्कार भाई साहब, मैं बेटा बच्चन बोल रहा हूँ भाई साहब। भाई और भाई साहब ये जो है भाई साहब, आज का जो पॉडकास्ट है भाई साहब, मेरे साथ बैठे हुए हमारे बड़े भाई जी, तो बड़ा अच्छा लगा भाई साहब आपके साथ मिलकर। देवियों सजो नमस्कार। पहला शक्ति कपूर? आओ ओमले मत ओमले कन्ने ताकुए आओ। नहीं, मैं खून खराबे वाले खानदान से ताल्लुक लगता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मेरे बाप के चूरे पर खून न लगा। ओ आओ, इस टाइप से। गुलशन ग्रोवर? और भाई अरे गन्ना चूस के बैटमैन छोड़ूंगा नहीं, जुल्म करने वाले सांप मुझे नेवला कहते हैं। इस टाइप से बोलते थे। ट्रू। और हमारे अमरीश पुरी साहब? अमरीश पुरी जी? ओए भाई, ओए मैं कहना चाहता हूँ, डॉग कभी रॉन्ग नहीं होता। ओए मोगेम्बो खुश हुआ भाई, ओए लाजो, इस तरीके से। अमरीश पुरी जी लेजेंड थे अपने, वो समय बहुत के ही बड़े बहुत ही legend थे। मतलब अगर कोई हमें विलेन याद, कोई विलेन से अगर हम रिलेट करें तो हमें अमरीश पुरी साहब याद, वही याद आते हैं, उनकी आंखें, उनके बोलने का एक्शन, डॉग कभी रॉन्ग नहीं होता। तो मतलब वो डर लगता था जब टीवी स्क्रीन पे आते थे। तो हाँ, शाहरुख खान की? हे किरण, तुमसे प्यारी हो किरण, तुम और किसी की नहीं हो सकती। याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था किरण, एक नहीं से 10 से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, कि हर शख्स ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ, इस टाइप से। तो मुझे आज तक मैं मोबाइल्स वगैरह में ही देखा था, आज मैं रियल सामने बैठ के देख रहा हूँ, तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा सा लग रहा है और थोड़ा मतलब मैं क्या पसा हो रहा है मुझे। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मतलब इतना क्लियर तो हो नहीं पाता है, बट जो भी है नहीं बहुत हाँ, मतलब ये है कि सामने वाले समझ जाते हैं कि हाँ, हाँ बढ़िया है। ऐसा है। उसके अलावा बाकी और भी हैं, आप कुछ भी आप कह सकते हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। जैसे हमारे धर्मेंद्र साहब हैं, जैसे धर्मेंद्र जी की। ठाकुर साहब याद है, ठाकुर साहब हम यहाँ उस ठाकुर के लिए आए थे,
जिसे अकेले 10-10 लोगों से लड़ते देखा था, उस ठाकुर के लिए नहीं जो हमें बंदूक नहीं पकड़ा सकता। मैं कूद जाऊंगा बसंती, मैं कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। सुनील शेट्टी। तुमसे पहलवान चल है, तुम और किसी के नहीं हो सकते। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये धरती मेरी माँ है सर, ये धरती मेरी माँ है। इसने मेरी माँ को गाली दी है सर, मैं इसके टुकड़े टुकड़े काट दूंगा सर। इसमें तो थोड़ा सा पहाड़ी तो भी मिक्स हो गया था। पहाड़ी वाला ऋतिक रोशन। मेरा दारू आएगा माँ, मैं दुनिया बहुत बोले, मेरा दारू आएगा माँ, मेरा दारू आएगा, मेरा दारू सबसे पहले रहेगा माँ, मेरा माँ दारू आएगा मैं। आप अपनी तरफ से जो बेस्ट आप जो आप कर सकते हैं जैसे कि हमारे अशोक कुमार साहब थे, पुराने दादा मुनि साहब। बेटे अब बुढ़ापा आ गया बेटे, अब तो लगता है बेटे सांस भी नहीं ले पाऊंगा। एक तो वैसे ही दमे की बीमारी है बेटे। तो ऐसे हमारे अशोक कुमार साहब बोलते थे। और उसके अलावा हमारे कुलभूषण खरबंदा साहब। कुलभूषण खरबंदा साहब, अरे कुलभूषण खरबंदा भाई, जो कहना चाहता हूँ देखो भाई, ऐसा है भाई, इस टाइप से मतलब बोलते थे वो। अच्छा। हाँ। और बाकी उसके अलावा हमारे शोले में जो करेक्टर थे, एक सूरमा भोपाली जी थे। अरे मियाँ आए, अरे 2 रुपए में क्या पूरा जंगल खरीदने निकले थे मियाँ आए। अरे भोपाल होटल में 2 मिनट में अंदर करवा देता आए। अरे यहाँ मेरी क्या जरूरत, अरे भोपाली सूरमा भोपाली जय ऐसा नहीं बोलते। अरे जय और वीरू को मैंने तो पकड़ के लिया, सूरमा भोपाली है भाई। वो ऐसे बोला करते थे। और हमारे आसरानी साहब, कोई आजकल के जेलों की तरह नहीं है। अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। आधे इधर जाओ, आधे उधर आओ, बाकी हमारे पीछे आओ। तो इस टाइप से करते थे। और बाकी उसके अलावा हमारे परेश रावल साहब। ये जुम्मोइलो रे पापा, ये देवा रे देवा, ये राजू मेरे को पकड़, ये उठा ले रे पापा, उठा दे, ये मेरे को नहीं रे पापा, ये श्याम और राजू को उठा दे। तो इस टाइप से बोलते थे। नाना पाटेकर जी की निकालते हैं। नाना पाटेकर जी हमारे बोलते जैसे कि अच्छा, अरे आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, बहुत अच्छा। अरे थोड़ी देर बाद मुझे लटका देंगे, मेरी आंखें बाहर आएगी, जुबान ऐसी बाहर आएगी, तुम लोग अपने घर जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। अरे गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है तुम लोगों को, गुलामी करने की आदत। पहले राजा महाराजाओं के गुलामी के, अब अंग्रेजों की गुलामी, अब चंद नेताओं और गद्दारों की गुलामी। अच्छा है, अरे क्यों समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, भूसा भरा मेरे दिमाग में, भूसा, पागल हो गया हूँ मैं, पागल। अच्छा है, ये हमारा पड़ोसी देश जो अपने देश पे सुई नहीं बना सकता है, हमारे देश को तोड़ने का सपना देखता है। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं। अच्छा है ना भाई, ना मैं मुर्दे की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, ये भाई लगा मेरे को फांसी लगा दे। अच्छा है, अरे एक लाठी को तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन लाठी के ढेर को तोड़ना मुश्किल होता है। बचपन में पढ़ा था मैंने, तीसरी में, क्यों समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, भूसा भरा मेरे दिमाग में, भाई लगा फांसी लगा। अच्छा, तो इस टाइप से मतलब मैं बोलते थे वो। शॉक्ड हूँ कि मिमिक्री के साथ साथ आपको पूरा डायलॉग भी याद है। हाँ, वो डायलॉग तो, ये तो हमारा क्रांतिवीर फिल्म तो बचपन में जब देखते थे तो बहुत ज्यादा, हाँ वो भी अच्छा लगता है। गेंडा स्वामी, ये कमांडोज बहुत खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है, और हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे कुत्तों से हमारे जूते ही बात करती हैं। तो उनका जो डायलॉग था वो बड़ा मस्त लगता था। तो उसी को दोहराते थे बचपन में हम, तो बड़ा मजा आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम इनके साथ खेलेंगे रैपिड फायर। पहाड़ या शहर? पहाड़। गांव का खाना या शहर का खाना? गांव का खाना। चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं। भटकी चुरकानी या झोली भात? भटकी चुड़कानी। मडवे की रोटी या गेहूं की रोटी? मडवे की रोटी। कुमाऊनी बोली या हिंदी? कुमाऊनी। कैमरा या मंच? दोनों। खुद की वीडियो या दूसरे की वीडियो? दोनों। कॉमेडी या म्यूजिक? कॉमेडी। बचपन की शरारत या आज की समझदारी? बचपन की शरारत।
फनी किरदार या सीरियस किरदार? सीरियस। जीवनदा या मंगलदा? दोनों। नहीं, कोई एक बताइए। दोनों। मैं मंगलदा और जीवनदा, वो तो एक जोड़ी ऐसी है कि दोनों ही, मंगलदा और जीवनदा का नाम, मंगलदा जीवनदा चलिए मैं दोनों ही आते कट कर दूंगा, बता दीजिए कौन। हैं। नहीं, मंगलदा और जीवनदा दोनों, क्योंकि दोनों सज्जन व्यक्ति हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोनों हमारे गुरु हैं, तो नाम ही जब आता है तो मंगलदा जीवनदा साथ ही आता है, मंगलदा जीवनदा दोनों। बचपन में आपका सबसे पसंदीदा खेल क्या था? सबसे पसंदीदा खेल बचपन में हम खेलते थे गुच्ची। गुच्ची? जो मतलब पैसे होते हैं, सिक्के, उनको डाल करके पैसे गुच्ची। कहाँ से? वही मंदिर से चोर के, या कभी जो खुद के होते थे, या कभी मम्मी से चोर के, या आमा से चोर के, या कभी मांग के, तो गुच्ची खेलते थे। गुच्ची, उसके अलावा अंठी, कांचे बोलते हैं, कांचे, और उसके अलावा अड्डू हो गया, पिड्डू बोलते थे, और दानी, और सबसे मेन जो होता है गिल्ली डंडा। अच्छा। तो वो खेलते थे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा फिर सबसे फेवरेट क्रिकेट, तो बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि क्रिकेट में आप क्या थे, बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे? क्रिकेट में मेरे को तो वो रखते थे, क्या था ना, दोनों के साइड। अच्छा। मतलब मेरा नंबर लास्ट में आता था। अच्छा। ना मैं बॉलिंग करा पाता था, हाँ। ना मैं खेल पाता था। हाँ। मेरे को मतलब लास्ट में भेज देते थे नीचे फील्डिंग कराने के लिए। अच्छा, ओ मतलब लास्ट में जब अगर, लास्ट वाले खेल। हाँ, लास्ट वाले खेत में अगर वहाँ अगर कोई शॉट मारेगा, बॉल जाएगी, तो मेरा काम क्या, बॉल लेके आना होता था। मतलब मैं तो ये इमेजिन करता हूँ कि जो आप खड़े हो, आपको दिखता भी नहीं होगा कहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, पता भी नहीं चलता। वो आते थे, जब बॉल आती थी तो वही लेने, हमेशा वही लेके आना पड़ता मैंने था। देखा हुआ है कि जो फील्डिंग कर रहा होता है उसको पता ही नहीं था कब शॉट। हाँ, कब शॉट आ जाए, बस वो दूर से लेके फील्डिंग, मतलब फील्डिंग में अच्छा था, तो फील्डिंग अच्छा करता था। और बाकी खेलने का तो ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा नंबर ही नहीं आता था खेलने तक। मैं खेलता तभी था, मतलब जब मैं खुद कैप्टन बनूंगा। तो हम पैसे की खेलते थे, 5 रुपए, 10 रुपए। तो मैं, जब मेरा खेलने का मन होता था तो मैं खुद कैप्टन बनता था, और तब पैसे लगा के फिर खेलता था। वरना अगर दूसरे खेलते थे तो मेरे को फील्डिंग लगा देते थे वो। अगर सरकार पहाड़ी कला को बढ़ावा देना चाहे तो आप क्या उसमें अपना सुझाव देना चाहेंगे? अगर पहाड़ी कला को अगर बढ़ावा देना है, तो इसके लिए तो यहाँ पे फिल्म सिटी होनी चाहिए। जैसे और शहरों में फिल्म सिटी है, फिल्मों को बढ़ावा मिलता है, तो यहाँ पे भी अगर फिल्म सिटी अभी बनने का, मतलब सुनने में आया था कि बन रही है। अगर यहाँ पे फिल्म सिटी बने तो उसमें कलाकारों को काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और उसके अलावा फिर मंचों के द्वारा, उसके अलावा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम, संस्कृति विभाग द्वारा जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अगर वो मिले तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, अच्छे स्तर पे मिले। तो यही सुझाव मेरा रहेगा कि फिल्म सिटी बने और कलाकारों को एक अच्छा मंच मिले, संस्कृति विभाग से उन्हें अच्छा कार्य मिले, तो काफ़ी अच्छा बेटर हो सकता है। और उसके अलावा स्कूलों में तो कहता हूँ कि स्कूलों में भी मतलब ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो कला के क्षेत्र में हो, ये अपने नृत्य के क्षेत्र में हो, या सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में हो, तो इस पर भी एक पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में। बिल्कुल। तो अगर ये सब्जेक्ट हो तो बच्चे को अपना भविष्य आगे चुनने में उससे मतलब मदद मिल सकती है। ऐसे सब्जेक्ट भी स्कूल में होने चाहिए जहाँ पे कला के क्षेत्र में कार्य किया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, sir. आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने बारे में बताई, और बहुत अभी मुझे आपकी मिमिक्री देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।